हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का भूगोल विषय अर्थात ज्योग्राफी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है। इस वीडियो में मैंने दोस्तों जो है आपका जो बुक 1 है और दोस्तों जो आपका बुक 2 है, दोनों बुक को मैंने एनालाइज करके 30 ऑब्जेक्टिव वायरल क्वेश्चंस कराऊंगा इस वीडियो में, जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, इससे पहले जो है मैंने पार्ट 1 कंप्लीट करा दिया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पार्ट 1 में मैंने जो है दोस्तों आप लोगों का जो क्वेश्चन बैंक निकला था, जो आप लोगों का मॉडल पेपर निकला था और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, वो सारे क्वेश्चन से मैंने जो है एनालाइज करके 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाया था, जो कि दोस्तों आपको जो है पार्ट 1 में देखने को मिलेगा। ठीक है, पार्ट 1 को दोस्तों आप देख लीजिए, उसके बाद दोस्तों आप पार्ट 2 को देख लीजिए। इसके बाद दोस्तों और एक वीडियो आएगा जिसमें मैं सारा बुक 1, बुक 2, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक सारा को मिलाकर एक वायरल वीडियो बनाऊंगा, जो कि दोस्तों आपका पार्ट 3 रहेगा। उस वीडियो को भी आप यदि देख लेते हैं, तीनों वीडियो को यदि आप देख लेते हैं, तो दोस्तों आपका जो एग्जाम है वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आप लोगों का जो रिजल्ट है वो बहुत ही बेहतरीन होगा। दोस्तों, तभी रिजल्ट बेहतरीन होगा जब दोस्तों आप जो है सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, सारे क्वेश्चंस को करके जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं दोस्तों पहले ही बता दूं कि आप लोगों का जो 1 से लेकर 10 क्वेश्चन रहेगा, वो दोस्तों आप लोगों का जो पहला बुक है, बुक का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इस बुक से संबंधित सारे क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद आगे जो 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन रहेंगे, वो सारा चीज मैं जो है आगे बताते चलूंगा। तो दोस्तों चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि मानव भूगोल का मुख्य अध्ययन विषय क्या है। यहाँ पे दोस्तों पहला ऑप्शन है प्राकृतिक पर्यावरण, नेक्स्ट है मानव और पर्यावरण के बीच संबंध, नेक्स्ट है पृथ्वी की आंतरिक संरचना और अंतिम है जलवायु परिवर्तन। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मानव और पर्यावरण के बीच संबंध। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं और इस तरह का एक्सप्लेनेशन आपको हर एक क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, ताकि दोस्तों आप जो है हर एक क्वेश्चन के बारे में अच्छे से नॉलेज प्राप्त कर सकें। यहाँ पे दोस्तों मैंने जो है व्याख्या किया हुआ है कि मानव भूगोल मानव समाजों और उनके पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। तो मानव भूगोल का परिभाषा भी आप समझ गए। यदि आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाए कि मानव भूगोल क्या है, तो दोस्तों आप जो इसका आंसर प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जनसंख्या घनत्व किसे दर्शाता है। पहला ऑप्शन है प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या को, नेक्स्ट है कुल जनसंख्या को, नेक्स्ट है जन्म दर को या फिर मृत्यु दर को। तो दोस्तों जो जनसंख्या घनत्व होता है वो होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में जो जनसंख्या पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैं जो है यहाँ पे आंसर बता देता हूँ, इसका व्याख्या कर देता हूँ, एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, ताकि आपको इस क्वेश्चन के बारे में अच्छे से नॉलेज हो कि जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र के प्रति इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है। तो आपको दोस्तों ये जो जनसंख्या घनत्व है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपसे पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक में कौन से घटक शामिल हैं। ऑप्शन नंबर ए है जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसमें बताया गया है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर और प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया हुआ है कि जो यहाँ पे एसडीआई है 3 प्रमुख आयामों पर आधारित होती है। एक होती है जीवन प्रत्याशा, एक है शिक्षा जो कि साक्षरता दर और शिक्षा अवधि को दर्शाता है, और एक है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, ये 3 चीज। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्राथमिक क्रियाओं में कौन सी गतिविधि शामिल है। तो दोस्तों वो है कृषि। ठीक है, जो कि प्राथमिक क्रिया में आता है। दोस्तों आपको जो है प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया, ये तीनों क्रिया को करके जाना है, क्योंकि दोस्तों ये तीनों से संबंधित आपको जो है एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी ये एक क्वेश्चन प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्राथमिक क्रिया या फिर द्वितीयक क्रिया या फिर तृतीयक क्रिया क्या है। और दोस्तों आपके जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आपको जो ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। 5 नंबर में इस तरीके से पूछा जाएगा कि जो आर्थिक क्रियाएं होती है उसका प्रकार बताएं, उसका प्रकारों का वर्णन करें। तो ये जो तीनों है, ये तीनों आर्थिक क्रियाओं का प्रकार है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं होती है, जो जिसमें दोस्तों बच्चे जो है गलती करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, आप जो है प्रॉपर तरीके से आंसर लिख कर आएंगे, आपको दोस्तों 5 पे 5 मिलेगा। यदि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आए तो दोस्तों आप जो इस तरीके से आंसर दे सकते हैं।
यहाँ पे दोस्तों प्राथमिक क्रिया में क्या क्या आता है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। कृषि आता है, मत्स्य पालन आता है, खनन आता है। तो ये सारी चीजें जो है वो डायरेक्टली आपको प्राथमिक क्रिया में देखने को मिलती है। यहाँ पे मैंने जो है द्वितीयक क्रिया का भी उदाहरण यहाँ पे क्वेश्चन रखा है, जिसमें से पहला ऑप्शन है शिक्षा, विनिर्माण, परिवहन और स्वास्थ्य सेवाएं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? विनिर्माण। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि द्वितीयक क्रियाएं कच्चे माल को उत्पादन में परिवर्तित करने से संबंधित है, जैसे विनिर्माण या फिर निर्माण। दोस्तों प्राथमिक क्रिया में कच्चा माल तैयार होता है। ठीक है, मान लेते हैं किसी भी चीज का कृषि किए, ठीक है, खेती की, मान लेते हैं गेहूं का खेती किए, तो गेहूं हो गया मेरा प्राथमिक क्रिया। यही गेहूं को दोस्तों हम लोग जो है मशीन में डालेंगे और इससे जो है गेहूं से फिर आटा बनाएंगे। तो दोस्तों ये जो गेहूं को जब मशीन में डालते हैं तो डालते कहाँ पे हैं? ठीक है, फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री जो चीजें होती है फैक्ट्री, ये दोस्तों द्वितीयक क्रिया में आ जाता है। ठीक है, द्वितीयक क्रिया में। और यही फैक्ट्री से जब माल तैयार हो जाता है, मतलब मान लेते हैं कि आटा रेडी हो गया, इसी आटा को जब हम लोग बाजार में जाकर बेचते हैं, तो बाजार में ले जाने के लिए कौन सा साधन का उपयोग होता है? परिवहन का। तो ये जो परिवहन है दोस्तों, ये कौन सा क्रिया हो जाएगा? ये तृतीयक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, आपको मैंने प्राथमिक क्रिया भी बता दिया, द्वितीयक क्रिया भी बता दिया और तृतीयक क्रिया भी बता दिया। आशा करता हूँ आप समझ में आ गए होंगे। यदि आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं दोस्तों जो है एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको जो है समझा सकता हूँ। ठीक है, तो आप जो है यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट जरूर करें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है कि तृतीयक क्रियाओं में कौन सी सेवा शामिल है? तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बैंकिंग। दोस्तों आप कमेंट करें कि जो खनन है वो कौन सी क्रिया में आएगी, जो कृषि है वो कौन सी क्रिया में आएगी, और दोस्तों जो विनिर्माण है वो कौन सी क्रिया में आएगी। ठीक है, ये तीनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आशा करता हूँ आप जो है बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, आप आंसर जरूर करेंगे। तृतीयक क्रिया का और भी उदाहरण है, जैसे कि परिवहन, शिक्षा, बैंकिंग, ये तीनों। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है कि सड़क मार्ग की घनत्व किसे दर्शाता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है प्रति व्यक्ति सड़क की लंबाई, प्रति वर्ग किलोमीटर सड़क की लंबाई, कुल सड़क की संख्या, और दोस्तों अंतिम ऑप्शन है सड़क की चौड़ाई। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात प्रति वर्ग किलोमीटर सड़क की लंबाई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सकारात्मक व्यापार संतुलन का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों इसका अर्थ होता है निर्यात अधिक और आयात कम। ठीक है, जितना ज्यादा हम लोग माल को बेच सकते हैं, ये होता है सकारात्मक व्यापार संतुलन। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि सकारात्मक व्यापार संतुलन तब होता है जब किसी देश का निर्यात उसके आयात से अधिक होता है, जिससे विदेशी मुद्रा की आय होती है। ठीक है, आयात मतलब होता है किसी भी वस्तु को मंगाना और निर्यात मतलब होता है किसी भी वस्तु को बेचना। ठीक है, तो बेचना जहाँ पे अधिक होता है और आयात कम होता है, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि ये जो है सकारात्मक व्यापार संतुलन है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि शहरी बस्ती की विशेषताएं क्या होती है? पहला ऑप्शन है कम जनसंख्या वाला घनत्व, नेक्स्ट है कृषि आधारित जीवन, नेक्स्ट है उच्च जनसंख्या घनत्व और अवसंरचना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है कि ग्रामीण बस्ती की प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो वो होती है कृषि और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर। ठीक है, आप कोई भी गांव चल जाइए तो दोस्तों आपको देखने को मिलेगा गर्मी के मौसम में बहुत सारे इंसान जो है पेड़ की छाया में बैठे हुए हैं। ठीक है, आराम से जो है हवा ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको गांव में ही देखने को मिलेगा। यदि आप शहर आते हैं तो दोस्तों शहर में दोस्तों आपको डायरेक्टली घर में एसी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो क्योंकि गाँव जो है थोड़ा कम डेवलपमेंट होता है, लेकिन शहर थोड़ा ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। इस केस में आपको जो है इस तरीके की स्थितियाँ देखने को मिलती है। यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हुआ। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 से जो 20 तक मिलेगा वो आपका मिलेगा भारत लोग और उसका अर्थव्यवस्था से संबंधित, जो कि दोस्तों इंपॉर्टेंट है। पहला जो क्वेश्चन है वो है कि भारत में जनसंख्या वितरण का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक क्या है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखना है, उसके बाद आपको यहाँ पे टिक करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात आर्थिक अवसर। यहाँ पे दोस्तों मैंने बताया हुआ है कि हालांकि जलवायु, भूगोल और जनसंख्या, जल संसाधन महत्वपूर्ण है, लेकिन आर्थिक अवसर लोगों को विशेष क्षेत्रों में बसने के लिए मुख्य रूप से प्रेरित करता है, क्योंकि आर्थिक अवसर होता है पैसा संबंधित। अर्थात किसी भी इंसान यदि पैसा नहीं कमाता है तो वो अपना जिंदगी व्यतीत नहीं कर सकता है, तो उसको जो है आर्थिक अवसर, आर्थिक मतलब रोजगार उसको मिलनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत में सबसे अधिक प्रवास किस प्रकार का होता है? ठीक है, तो यहाँ पे प्रवास का अर्थ आपको पहले जानना पड़ेगा। प्रवास का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। ठीक है,
ये कहलाता है प्रवास, कि यहाँ पे पहले रहते थे, उठकर यहाँ चले गए, अब यहाँ रहने लगे। तो ये जो चीजें होती है इसको बोलते हैं प्रवास। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह उठकर चले जाना, वहां पे बस जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ था, अर्थात ग्रामीण में, ग्रामीण से शहर। नेक्स्ट है कि भारत में मानव विकास सूचकांक जिसे एसडीआई किस राज्य में सबसे अधिक है? तो दोस्तों ये है केरल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपका जो क्वेश्चन होगा 21 से 30 वो भारत भूगोल और अर्थव्यवस्था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, आपको यहाँ पे आंसर देना है। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वो है हमारा प्रिय झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों ये था कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। दोस्तों आप कमेंट करें कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो दोस्तों सिलिकॉन वैली जो है वो बेंगलुरु को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बेंगलोर को जो है सिलिकॉन वैली कहा जाता है क्योंकि यह भारत का प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी हब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर होगा दोस्तों असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय जलमार्ग 44 किन दो शहरों को जोड़ता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, ये जो 44 है ये जोड़ता किसको है? तो दोस्तों ये जोड़ता है श्रीनगर और कन्याकुमारी को। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ठीक है, 2023 का क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में पूछी जाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों आप ये करके जाएंगे। भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 2 वर्ष, 7 वर्ष। इसका आंसर होगा दोस्तों हर 5 वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों 5 वर्ष नहीं होगा, इसका आंसर 10 वर्ष होगा। ठीक है, क्योंकि भारत में जो जनगणना होती है वो हर 10 साल के बाद होती है। ठीक है, इससे पहले जो है 2021 में हुई थी, इसके बाद दोस्तों कब होगा? 2031 में। ठीक है, तो दोस्तों आप सबसे पहला कमेंट करें कि भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? सबसे पहली जनगणना कब हुई थी और भारत में सबसे पहले संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? ये दोनों क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स से कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है भारत को विनिर्माण हब बनाना। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत में स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया? 2014, 2015, 2016 और अंतिम ऑप्शन है यहाँ पे 2017। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2015। जो स्मार्ट सिटी मिशन है वो 2015 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार करना है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों वो उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण। ठीक है, क्योंकि गांव में दोस्तों जब वर्षा की मौसम होती है तो वहां का जो कच्चा रोड होता है, कच्चा सड़क होता है, कच्चा गली होता है, वो पानी से इतना भर जाता है कि दोस्तों उन लोगों को आने जाने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किन 4 शहरों को जोड़ती है? पहला ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे। नेक्स्ट ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई और अंतिम ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ था दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। जो स्वर्णिम चतुर्भुज है ये 4 क्षेत्र को जोड़ता है, जिसमें से पहला है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और या फिर कोलकाता, 4। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये रहा आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके दोनों बुक से संबंधित था। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में आएगा जिसमें मैं जो है सारे क्वेश्चंस का एकदम पोस्टमार्टम करके एक नया वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको जो है सारे वीडियो को देखना है। ठीक है, पार्ट 1 को देखना है, प्रीवियस क्वेश्चन था, मॉडल पेपर था, क्वेश्चन बैंक था, ये भी वीडियो को देखना है जिसमें बुक 1 बुक 2 से संबंधित वायरल क्वेश्चन थे। अब दोस्तों जो है एक लास्ट क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको जो है अटेंड करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को देखना है। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, जितने भी बच्चे हैं जिनका भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उन सारे बच्चों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए
ताकि वो भी जो है अपना 100 में 100% ला सकें। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आप एक कमेंट करें। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, आपको मिल जाएगा 1-2 दिन के अंदर में। ठीक है, उसका भी वीडियो को आप देख लें ताकि दोस्तों आप जो एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।